मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकुदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से बनाया जाता है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन और उनके क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। वह अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड अणु निकालता है उसे हम वीक कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल स्वयं अपने मूल रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं करते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है तो वह कार्बेनायन बनाएगा, जो कि अत्यधिक प्रबल क्षार होगा। इस प्रकार वह एक दुर्बल लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड से सबसे पहले प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन निकलने के बाद में जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना, उसमें से अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड से निकलने के बाद में हमें कार्ब एनायन बनता है। और इसमें जो आपका CO ग्रुप है वो एक वीक लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है, यानी कि ये आसानी से वीक लिविंग ग्रुप होता है। यदि प्राप्त कार्बेनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायी प्राप्त कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं होगा, यानी कि यदि ये रेजोनेटिंग स्टेबल हो जाए तो यहाँ उस कंडीशन में यहाँ पर CO2 का निष्कासन नहीं होगा। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण तभी हो सकता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल C∠N NO2 या C∠O, इस तरह के यदि ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्फा पोजीशन पे तो वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया है बीटा कीटो एसिड्स का, को जब हम 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के बाद जो बना हुआ जो कार्बन आयन है वो अनुनाद द्वारा स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन के बाद में CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हमें यहाँ पर कीटोन मिलता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, सबसे पहले प्रोटॉन यहाँ से निकला। प्रोटॉन निकलने के बाद में जो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ से क्लीवेज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई। अब जो आपका यहाँ पर कार्बेनायन बना है ये इस तरह से रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाता है और इसी रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निष्कासन बहुत आसानी से हो जाता है और हमें यहाँ पर कीटोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि चक्रीय संक्रमण अवस्था द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण होना, यानी कि एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन के द्वारा भी हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर सकते हैं। यानी कि बीटा कीटो अम्ल यदि 6 सदस्य यानी 6 मेंबर रिंग है, 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, तो ये इसमें चक्रीय संक्रमण अवस्था मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम से देखिए, इसको डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो स्कीम दी हुई है आप यहाँ पर देखिए, अपन नंबरिंग करें तो ये आपका एसिड ग्रुप है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये पूरा आपका R ग्रुप है। और हमने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया है, बीटा कीटो एसिड, यानी कि बीटा पोजीशन पे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों ये इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आसानी से इनॉल फॉर्म बनेगी और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी और हमें एक इनॉल फॉर्म मिलती है जो बाद में कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक विधि द्वारा भी हम डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बोक्सिलेट आयन आसानी से विकार्बोक्सिलिक नहीं हो पाते, परंतु कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक आसानी से विकार्बोक्सिलिक हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आप ये देखिए कि सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना है R और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक विधि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया को सज्जित कर सकती है। फर्स्ट यहाँ पे कॉल्बे
विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या कॉल्बे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। और ये इसके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो देखिए आप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक बनाता है। यहाँ पर देखिए इसने एक एनोड पर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पर हमारा ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बना। सेकंड स्टेप में बच्चों क्या होता है कि सेकंड स्टेप में कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक का कार्बन कार्बन बंध के समाक्ष विखंडन होता है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इसके फलस्वरूप एल्किल मुक्त मूलक बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए R बना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो एल्किल मुक्त मूलकों के संयोग से एल्केन प्राप्त होती है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़कर हमें फाइनल प्रोडक्ट में एल्केन देते हैं। अब अगली रिएक्शन है बच्चों हुंसरीकर अभिक्रिया। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं वो ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और यहाँ पर हम जो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं उसे एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, AgBr निकलता है और हमें अल्काइल ब्रोमाइड हमें मिलता है, अल्काइल हैलाइड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार इसको पूछ लिया जाता है। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो Br है, यहाँ से Br का यहाँ से क्लीवेज होगा और यहाँ से ये बनेगा और AgBr यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और आप यहाँ पर ये देखिए कि Br आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया है। अब उसके बाद में आप ये देखिए कि Br फ्री रेडिकल बन गया है। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे फिर फ्री रेडिकल क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल R बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई। और यहाँ पर जो आपका R फ्री रेडिकल बना है, जो आपका R फ्री रेडिकल बना है उसे देखिए आप, ये जो आपका R फ्री रेडिकल बना है उसमें से यहाँ से क्लीवेज हुआ और यहाँ पर आपका RBr बन गया। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। अब बात आती है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। प्रतिस्थापी अम्ल जनरली बाईफंक्शनल ग्रुप हैं, यौगिक होते हैं। इनमें मुख्यतः कार्बोक्सिल समूह के अतिरिक्त एक अन्य क्रियात्मक समूह हैलोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल समूह, अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल समूह कुछ भी उपस्थित हो सकता है। तो उन्हें हम कहते हैं कि ये एसिड डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। एसिड डेरिवेटिव तो नहीं कहेंगे हम इनको, हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर हम जो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों वो है यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे। इसे हम कहेंगे अल्फा हेलो एसिड्स या अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये होगा अल्फा अमीनो एसिड्स। इसी तरह से यदि बीटा पोजीशन, बीटा कीटो एसिड हो गया, यदि दो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि कोई अनसेचुरेटेड चीज़ है तो हम इसे बोलेंगे अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हेलो अम्ल या हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल वे होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और Cl यहाँ पर जुड़ता जाएगा। तो हम ये कहेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। अब यदि हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो जितने भी हेलो एसिड्स होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हैलोजन कहाँ पर जुड़ा हुआ है। यदि हैलोजन अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा हैलोजन एटम अटैच है अल्फा कार्बन पे, तो अल्फा हेलो एसिड्स हो गया। यदि बीटा पोजीशन पे हमारा कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हम कहेंगे बीटा हेलो एसिड्स हो गए, और गामा पोजीशन पे जुड़ा है तो हम कहेंगे गामा हेलो एसिड्स बोलेंगे। इसी तरह से डैल पे जुड़ा होगा तो हम कहेंगे डैल हेलो एसिड्स कहलाएगा। अब यदि हम इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखें तो फर्स्ट प्रिपरेशन है हेल वोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया, यानी कि जो अल्फा हेलो अम्ल हैं वो उनको हम बना सकते हैं आसानी से। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लाल फास्फोरस और फास्फोरस हैलाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में अल्फा हेलो एसिड्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने Br
ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई है तो हमें ब्रोमो एसिड मिला है, और यदि अल्फा ब्रोमो एसिड मिला है और हमने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई है तो हमें क्लोरो एसिड मिला है। अब हम इस अभिक्रिया में देखें तो अल्फा एल्होजनीकरण निम्न विधि द्वारा भी हो सकता है। फर्स्ट आप देखिए कि हम ये मैकेनिज्म क्या है कि ब्रोमीन और फास्फोरस और की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो फास्फोरस और ब्रोमीन रिएक्ट करके PbR3 बनाते हैं, और यहाँ देखिए एक Br यहाँ पर OH ग्रुप का रिप्लेस करके OH ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, Br जुड़ जाता है, और ये इस तरह से रेजोनेंस शो करता है। फर्दर यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल दोबारा से अटैक करता है और यहाँ से क्लीवेज होगा, Br माइनस निकलेगा और यहाँ पर एक Br ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। एक यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलने के बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जो बाद में इसमें से Br निकल जाएगा और हमें एसिड मिलेगा। इसका जो सेकंड है, यदि क्लोरीन व ब्रोमीन का आधिक्य में उपयोग किया जाए, यदि हम इसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ा दें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा स्थिति पर उपस्थित द्वितीय व तृतीय हाइड्रोजन को भी वो रिप्लेस कर देती है। तो इस कंडीशन में देखिए हमने यदि ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो हमारा यहाँ पे इस प्रोटॉन को भी रिप्लेस कर लिया और हमें अल्फा डाई हेलो एसिड्स हमें मिले। इसी तरह से बच्चों नीचे थर्ड इसमें देखिए कि इस अभिक्रिया में अल्फा स्थिति पर होता है, परंतु क्लोरीनीकरण मुख्यतः अल्फा स्थिति पर होने के अलावा श्रृंखला में अन्य स्थितियों पर भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अल्फा पोजीशन पे हो, मे बी पॉसिबल ये बीटा या गामा पोजीशन पर भी हैलोजनीकरण होने की संभावना रहती है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है मैलोनिक अम्ल व एल्किल मैलोनिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकृत हैलोजनीकरण। जितने भी मैलोनिक अम्ल व एल्किल मैलोनिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकृत हैलोजनीकरण से अल्फा क्लोरो व अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए मैलोनिक एसिड हमने लिया है, इसकी Br से रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरह काम करता है और यहाँ पे Br जुड़ गया और हीट करने पे ये देखिए डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे Br2 की रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, ये यहाँ से Br जुड़ गया और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन करने पर हमें Br ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सिलिक अम्लों से। यानी कि यदि अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों को की हम हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराए तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा ये अल्फा हेलो अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, RCHOH की कार्बन हमने रिएक्शन कराई HBr से, तो हमें यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड हमें देखने को मिला है। अब सिंथेसिस ऑफ बीटा हेलो एसिड, अभी हमने अल्फा हेलो एसिड्स की बात करी थी, अब हम बात करते हैं बीटा हेलो एसिड्स की। तो फर्स्ट है हमारा कि जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनसे हम उसको किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे। जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा हमें बीटा हेलो एसिड्स हमें मिलते हैं। ये देखिए अनसेचुरेटेड हैं, HBr से रिएक्शन करवाई है और हमें यहाँ पर एज ए फाइनल प्रोडक्ट बीटा हेलो एसिड्स हमें देखने को मिला है। ये अल्फा बीटा जो अनसेचुरेटेड एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड का जो उसमें योग होता है वो प्रेरणिक प्रभाव पर भी निर्भर करता है और मार्कोनिकोव नियम के विपरीत भी होता है। तो यहाँ पर देखिए कि HBr की जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ जुड़ेगा और आपका Br ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये मिलेगा। अब अगली रिएक्शन है हमारी फ्रॉम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स की। यदि हम अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं तो भी हमें अल्फा बीटा हेलो एसिड्स मिलते हैं। तो अल्फा बीटा जो अनसंतृप्त एल्डिहाइडों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया से हमें बीटा हेलो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिसे ऑक्सीकरण करने पर हमें बीटा हेलो अम्लों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड हैं वह हाइड्रोजन हैलाइड से योग करते हैं और ये भी आपका जो मार्कोनिकोव रूल है उसके विपरीत होता है, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। तो हमने यहाँ पे एक्रोलिन ली है जिसकी HBr से रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें ये देखिए कि बीटा अल्फा और ये बीटा पोजीशन पे Br का एडिशन हुआ है, इसके ऑक्सीडेशन कराने पर हमें जो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब अगली रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ गामा हैलो एसिड्स। तो जो अल्फा बीटा, इसकी फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, कैसे हम सिंथेसिस करेंगे गामा को, फ्रॉम बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, यानी कि जो बीटा गामा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें गामा हैलो अम्ल प्राप्त होता है, जो कि बीटा गामा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से होता है, और ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। तो आप सिंपल सी रिएक्शन देखिए, यहाँ ये आपकी आप यहाँ देखिए, ये आपकी अल्फा बीटा और ये गामा, यानी बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स की HBr से रिएक्शन कराने पर हमें गामा हैलो एसिड्स मिलते हैं। अब फ्रॉम गामा हाइड्रोक्सिलिक एसिड से, तो जो गामा हाइड्रोक्सिलिक अम्ल हैं उनकी भी यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हमें गामा हैलो एसिड्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब अगली रिएक्शन है बच्चों सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा और गामा हैलो एसिड्स। तो फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ हैलोजन, यानी कि हम इन मेथड्स, अभी तो हमने इंडिविजुअल मेथड्स की बात करी थी, ये जो विधि है हुंसडीकर रिएक्शन है, इससे हम अल्फा बीटा गामा कोई भी एसिड उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो हुंसडीकर रिएक्शन है उसे हम समझे तो आप पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि सबसे पहले ये एस्टर लिया हमने, डाई एस्टर है, इसकी हम Ag2 और नम मतलब मॉइस्चर वाले Ag2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए C2H5 ग्रुप एक जगह से रिप्लेस होता है और यहाँ पर Ag ग्रुप जुड़ जाता है। फिर हम ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Br ग्रुप जुड़ जाएगा, और यदि इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से एस्टर ग्रुप जो है आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब बच्चों हम अलग अलग कैसे बनाएंगे कि ये जो ग्रुप है ये 3 कार्बन है, यदि यहाँ पर 2 कार्बन होंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा, 3 कार्बन पे हमें गामा मिला है। तो और यदि हम सिंपल लें, यानी कि हम कैसे बताएंगे, अब आप ये देखिए यहाँ पर हमें गामा पे ये जुड़ा है, ये देखिए ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये गामा पोजीशन पे Br का एडिशन हुआ है। अब हम नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसे हम चेंज करेंगे, और अब क्या होगा, बॉन्डिंग यहाँ से कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बीटा पोजीशन होगी। इसी तरह से अब अल्फा बनाने के लिए पूरा हटा दीजिए और आप यहाँ से जोड़िए, तो हमें इस ग्रुप पे Br का एडिशन होगा, हमें ब्रोमो मिल जाएगा। तो बच्चों हम आसानी से अल्फा बीटा गामा तीनों तरह के एसिड जो है हुंसडीकर रिएक्शन के द्वारा आसानी से हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमने बात करी कि अल्फा बीटा गामा जितने भी हैलो एसिड्स हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, साथ ही हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी इसमें कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भौतिक गुण, इसकी अम्लीय प्रकृति और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।